चलिए बेटा क्लास शुरू करें। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। पिछली क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, क्या रोल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, चार्जेस कैसे मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है। हम इस सब चीज की बात कर रहे थे। एक कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में। इन सब चीज की बात हमने कर ली थी। अब आप लोग मुझे बताइए फटाफट, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? फटाफट पहले तुम मुझे ये बताओ, इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। फटाफट फटाफट, यस। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, ध्यान से देखिए। आज हम इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई मेरे पास अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है, इफ देयर इज सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो वो करंट क्या क्या इफेक्ट्स को इंड्यूस कर सकता है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक रिलेशन सीखेंगे जो कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है। इस रिलेशन को देखना है। हालांकि ये रिलेशन आपका इस चैप्टर में एक ही बार यूज होगा इस डेरिवेशन के अंदर, अभी जो 2-3 डेरिवेशन करेंगे उनके अंदर, लेकिन आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। एक रिलेशन होता है दैट इज द कनेक्टिंग रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक कनेक्टिंग रिलेशन होता है, दैट कनेक्टिंग रिलेशन इज पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन अगर करा जाता है तो पोटेंशियल मिला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज ध्यान से देखिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करूं आर के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, देखिए, इंटीग्रेशन ई डी आर माइनस में इज इक्वल टू ई की जगह मैं लिख सकता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी आर की जगह मैं डी आर रहने देता हूं। अब 1/r² का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आंसर आता है के क्यू बाय आर, और इसी को बेटा हम पोटेंशियल कहते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आया। एक ही चीज याद रखनी है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा। वही चीज यहाँ पर यूज की जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? पोटेंशियल मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। ठीक है, इसको अपन ने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, वी गेट पोटेंशियल। इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया, वी गेट पोटेंशियल। चलिए, तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको हटाते हैं, आइए। सो फॉर ए पर्टिकुलर चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए अगर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। you multiply it with length and you will get the potential of the particular body or that charge. अब ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और ओम्स लॉ का अपन ने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देखा, ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ वाज V is equal to IR। ये मैंने लगाया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से हमने लगाई एक बैटरी, और यहाँ पर लगाया एक की, एंड दिस इज द एमीटर, दिस इज द वोल्ट मीटर। ये मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। नाउ अगर रेजिस्टेंस है R, V पोटेंशियल ये प्रोवाइड करता है, I करंट इसमें फ्लो करता है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू व्हाट? IR। ठीक है, इसमें I करंट फ्लो करता है, R इज द रेजिस्टेंस, V इज द पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू व्हाट? IR। सिंपल सी बात। चलिए ध्यान से देखिए, अगर ये मेरे पास ओम्स लॉ का एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकल के आया, ध्यान से समझना क्या है।
आज हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक नई चीज पढ़ेंगे। अब वो नई चीज क्या है, उसको कहा जाता है करंट डेंसिटी। क्या कहा जाता है? करंट डेंसिटी। करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने पिछली क्लास में बात करा था कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो नहीं करता, वेक्टर के डायरेक्शनल रूल्स को अब जब ये फॉलो नहीं करता तो इसीलिए हमने इस स्केलर की कैटेगरी में डाल दिया है। वी हैव पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो यहां पर हम एक ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं विच इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या है तो ध्यान से देखिए, समझिए। ये मेरे पास एक वायर है, मैंने यहाँ से ये जो वायर था ना, इसका एक छोटा सा सेक्शन ऐसे जूम करके आपको दिखाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस वायर में कुछ करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो मैं मान लेता हूँ करंट की डायरेक्शन है ये एरोस से मैंने आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई। इस वायर का पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन होगा। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस क्रॉस सेक्शन का सामने की तरफ, इस क्रॉस सेक्शन का सामने की तरफ ये रहेगा एरिया वेक्टर। अब बेटा ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। 11th क्लास में इस चीज को पढ़ लिया गया था, मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर इसका सवाल भी आया था। अगर किसी को नहीं याद है तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। अगर मैं एक पैरेललोग्राम उठा लूं, इस पैरेललोग्राम में ये साइड है बी और ये साइड है ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये इस तरीके से दो वेक्टर्स मेरे को पैरेललोग्राम में प्रोवाइडेड है। और कोई मुझसे पूछ ले इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो हम एरिया यहाँ पर निकालते थे ए क्रॉस बी से। पैरेललोग्राम का एरिया हम यहाँ निकालते थे ए क्रॉस बी से। 11th क्लास की चीज है बेटा। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने एरिया कैसे निकाला? ए क्रॉस बी से निकाला। कैसे? दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो तीसरा वेक्टर निकलता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस जो ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, इनका एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इन इसके सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। यह वही चीज यहाँ पर हमने अप्लाई की है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वाले वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, आप ऊपर वाली डायरेक्शन चूज कर सकते हो, आप नीचे वाली डायरेक्शन चूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो आपने एक डायरेक्शन यूज कर ली उसी को थ्रू आउट फिर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व कर दिया फिर आधे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व कर दिया, ये नहीं चलेगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दो डायरेक्शन आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है। सो इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि कौन सा एरिया वेक्टर हम यूज करेंगे। और जो एरिया वेक्टर आप यूज कर लोगे उसको थ्रू आउट आप पूरे क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज की, मैंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर ऐसे एक एरिया वेक्टर बनाया, ठीक है, एक एरिया वेक्टर बनाया। द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी बनाता हूँ व्हिच इज नोन एज जे वेक्टर, एंड इस जे वेक्टर को कहा जाता है करंट डेंसिटी। इस जे वेक्टर को कहा जाता है करंट डेंसिटी। This current density J vector is equal to the current flowing in the wire per unit area. कितना करंट इस वायर में फ्लो करता है, कितने एरिया से फ्लो करता है, मतलब करंट को डिवाइड कर दो एरिया से, उसी को क्या कहेंगे? करंट पर यूनिट एरिया। एंड दैट करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एरिया भी अपने आप में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। सिंस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस द करंट डेंसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है इस चीज को, कुछ नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है।
ये मेरे पास वायर थी, इस वायर का एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन था, इस क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज इस तरीके से करंट पास हो रहा है। कितना करंट कितने एरिया से पास हो रहा है अगर वो निकाल लिया जाए तो करंट डेंसिटी मिल जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियल के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर V की जगह हमने लिख दिया E इंटू L बराबर, देखो क्या कर रहा हूँ, I क्या है? करंट, तो ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? R को मैं लिख सकते हैं रो L बाई A, अपन ने कल बात की थी that the resistance depends on length of the conductor, area of the conductor, ठीक है, and रो रेजिस्टिविटी। अब देखिए ध्यान से, यहां से मैं L से L को कट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे L से L को कट किया, मेरे पास इक्वेशन बनी E इज इक्वल टू I बाई A इंटू रो। अब ये I बाई A क्या है? ऊपर लिख रखे हैं। I बाई A क्या है हमारे पास? करंट डेंसिटी। सो I बाई A इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। यहां से उठाया, यहां पर लिखा E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। J वेक्टर इज द करंट डेंसिटी, E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं J वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रो इनटू E वेक्टर। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे J वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रो को मैं लिख रहा हूं सिग्मा E वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को हम वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे, you will have your practical examination, the examiner will ask this question, ये आपसे पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। आप बोलोगे सर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। नाउ वो पूछेगा आपसे ये सिग्मा क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, रो क्या है? व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो इसी का उल्टा तो सिग्मा है। सिग्मा इज 1 अपॉन रो। दैट मींस अगर ये रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका उल्टा क्या बताएगा? कंडक्टिविटी। क्या निकला? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी। अब इस कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो कंडक्टिविटी के यूनिट के लिए आप ये देखिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम इनटू मीटर। सो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाता है। ओम इनवर्स को हम लिख देते हैं वो, ठीक, ओम इनवर्स को उल्टा करके हम लिख देते हैं MHO इनटू मीटर इनवर्स। मतलब हमने कुछ नहीं किया, ओम लिखा हुआ था OHM, उसको उल्टा कर दिया, MHO लिख दिया, कुछ नहीं किया है, सिंपल सीधी सी बात है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, इसको क्या लिख दिया? मो मीटर इनवर्स। एंड मो को ही हम आगे जाके क्या लिखते हैं? मो को हम लिखते हैं साइमन से। इससे साइमन से। So what is mho? Mho is known as Siemens. Siemens is another unit which is for conductivity only. सिंपल सीधी सी बात है। दोबारा देखिए क्या किया, V is equal to IR। हमने देखा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर हमने V is equal to E into L लिख दिया, is equal to I की जगह I रहने दिया, R की जगह रो L by A लिख दिया, L से L कैंसिल, यहाँ बना E is equal to E by I by A into रो। I by A क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को रो से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इधर लेके गए तो बना J वेक्टर इज इक्वल टू 1 by रो इनटू E। व्हाट इज 1 by रो? 1 by रो इज नोटेड बाय सिग्मा व्हिच इज नोन एज कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसको मो मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिंपल सा एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपसे एग्जाम के अंदर डेरिवेशन से सवाल आ जाए, आपको v इक्वल टू आई आर से उठाना है। v की जगह पे e इंटू एल लिख देना है, ठीक है। i ऐसा का ऐसा, r की जगह पे रो एल बाई ए, एल से एल कैंसल, ठीक है। e इज इक्वल टू क्या बनेगा, i बाई ए इंटू रो, e इज इक्वल टू क्या बनेगा, i बाई ए इंटू रो, ठीक है। यहां से आप i बाई ए को j लिख सकते हैं। j इज नोन एज द करंट डेंसिटी व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो करंट डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में आ गई। अब इधर देखिए, तो ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया था, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा जाता है, आप खुद देखो। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, जे वेक्टर ए को मैं इधर भेज दूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा ए के साथ, और ये क्या दे देगा, आई दे देगा, ठीक है। तो बुक्स में ऐसे लिखा जाता है दैट द करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू आई, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद जो भी आंसर मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर, सिंपल सीधी सी बात। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, हैंड रेज कर दो एक बार, जिसको भी डाउट है। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? बहुत ही सिंपल है हालांकि ये। यस कुंदन। यस कुंदन बताओ। सर सर हाँ बोलो बोलो सर बोलो। ये पोटेंशियल E इंटू एल, सर ये बता दो सर। बेटा एक सिंपल सा रिलेशन है, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हो वहां पर ये रिलेशन पढ़ोगे, यहाँ पर ये रिलेशन यूज आ रहा है तो इसीलिए अपन ने इसको पहले से पढ़ लिया। कुछ नहीं है, लेंथ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पे, ठीक है, हम जानते हैं वायर के अंदर करंट, जैसे आप बैटरी लगाते हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो कितनी जगह में, कितनी लेंथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप उस लेंथ से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे ही आपने उस लेंथ से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। इस वायर की लेंथ देखो, इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। और यही चीज हमने यहाँ पर उठा के सपोर्ट करनी। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सिंपल सा तरीका था एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बनाने का। अब थोड़ी सी बात और करते हैं और अच्छे से इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अभी तक एक या दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, मैं सारे फॉर्मूलों को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ और सारी चीज ताकि आपको याद रहे। उसके बाद अपन एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ा था वो पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो जाता है उसी को करंट कहते हैं। ये नंबर 1 रिलेशन था। नंबर 2 रिलेशन वाज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज कैसा हो, वेरिएबल, अगर चार्ज कैसा हो, वेरिएबल या इंस्टेंटेनियस करंट अगर मुझे निकालना। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, B इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये भी 10th क्लास, ये भी 10th क्लास, ये भी 10th क्लास, तीन फॉर्मूला तो 10th क्लास के, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला अभी जस्ट निकाला अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जे वेक्टर या करंट डेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तक, यहां तक हमने 5 फॉर्मूले अभी तक देखे, जिसमें से 3 तो 10th क्लास के फॉर्मूले, ठीक है। 2 ही फॉर्मूले देखे, एक देखा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, एंड दूसरा देखा जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, एंड व्हाट इज ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कोई बोले व्हाट इज कंडक्टिविटी, आप बोलोगे सर जिस तरीके से रेजिस्टिविटी हमें ये बताता है कि करंट कितना रुक सकता है एक वायर में,
कंडक्टिविटी हमें ये बताएगा कि करंट कितना इजीली पास हो सकता है एक वायर में। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। एक के अंदर हम ये बता पा रहे हैं दैट हाउ अ करंट इज बीइंग ब्लॉक्ड इनसाइड ए सर्किट, और एक के अंदर हम बता रहे हैं कि हाउ इजीली कैन करंट पास थ्रू एनी सर्किट। तो दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन देखते हैं वही बिहेवियर जो कंडक्टर्स के अंदर हमने पिछली क्लास में देखा। हमने बोला था कि जब भी एक वायर को कंसीडर करेंगे, एक कंडक्टर को कंसीडर करेंगे, तो उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में ऐसे मोशन करते रहते हैं। कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बड़े ही फ्री हैं, उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना नहीं है, छोटी सी एनर्जी देते ही वो मूव करना लग जाता है, मूव करने लगता है तो एक गैस की तरह बिहेव करता है। और हमने पिछली क्लास में इसकी बात की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो सकता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रॉन गैस के रूप से जानते हैं, ठीक है। वी नो दिस एज इलेक्ट्रॉन गैस, हम गैस इलेक्ट्रॉन गैस के रूप से जानते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। ये तो हो गई बात इलेक्ट्रॉन गैस की। इसी के अंदर मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा अब इसका बिहेवियर चेक करने की कोशिश करते हैं। जब एक कंडक्टर खाली पड़ा रहेगा, मैंने रूम में लाके रख दिया उसे, मैंने उसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, किसी पावर सप्लाई से नहीं जोड़ा, तो उसके अंदर पिक्चर क्या दिखेगी? ध्यान से देखिए। ये रहा वो कंडक्टर का पीस। इस कंडक्टर पीस के अंदर ये रहे सारे इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक इस तरफ आया, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक ऐसे आ गया, एक इधर से ऐसे आ रहा है। Now you can see that the electrons, they are moving randomly in all directions. Randomly हर डायरेक्शन में they are moving. जब कोई बैटरी नहीं लगाते, when there is no power source, मैं यहाँ लिख देता हूँ, when no power source is connected, when no power source is connected to the battery, so to the conductor, when no power source is connected to the conductor, the electrons, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves randomly in all directions, moves randomly in all directions, resembling a gas, resembling a gas. तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक गैस को रिजेंबल करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन गैस। इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन गैस की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। याद रखना है इलेक्ट्रॉन गैस कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है वो फ्री की तरह क्यों कंसीडर किए जाते हैं? क्योंकि वो उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत वीक रहता है, इसलिए वो बहुत स्लाइटेस्ट एनर्जी से फ्री कंसीडर कर लिए जाते हैं, घूमने लग जाते हैं इधर उधर से। अब देखिए ये जिस वेलोसिटी से फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, फिर भी कंडक्टर में ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब अगर मैं कॉपर वायर दुकान से खरीद के लेकर आऊं और उस कॉपर वायर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूं क्या हो रहा है अंदर, तो सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रैंडमली हर डायरेक्शन में जाते दिखेंगे। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज देखिए, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर जैसे ही मैं अब बैटरी लगाऊंगा तो क्या होगा? बैटरी लगाते ही बैटरी की वजह से बना इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो बैटरी की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही बैटरी से लगाऊंगा, ये टर्मिनल जोड़ा, या पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना, यहाँ बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। जो पहले रैंडमली चल रहे थे, अब वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, ठीक है। जो पहले रैंडमली हर डायरेक्शन में मोशन करते थे, वो सारे के सारे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस। जब वो रैंडमली मूव कर रहे थे, हम उसे गैस की संज्ञा दे रहे थे, हम बोल रहे थे कि दैट दे आर बिहेविंग लाइक ए गैस, इसीलिए हम इसका नाम इलेक्ट्रॉन गैस रखते हैं। लेकिन जब हम बैटरी लगा देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ये बन गया पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और करंट
शो करना शुरू कर देते हैं, करंट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई मेरी इसकी, दिस इज द पर्टिकुलर हाउ द करंट मूव्स इनसाइड अ सर्किट। और ये मेरे पास बात हो गई कि भाई रैंडमली कैसे होता है। अब रैंडम मोशन जब ये कर रहे होते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज रहती है, और उन वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, जब ये रैंडम मोशन शो कर रहे होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो वो रैंडमली जब हर डायरेक्शन में मूव करेंगे कंडक्टर्स, so they are moving with very high velocities and those velocities are known as thermal velocities. इन velocities को हम कहते हैं thermal velocity। और ये जो thermal velocity है ये बहुत हाई होती है, in the order of 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। मतलब you can see कि ये बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, 10 टू दी पावर 4 से 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की ये वेलोसिटीज होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है दैट व्हेनेवर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए इनसाइड ए कंडक्टर तो दे विल रैंडमली मूव। अब वो रैंडमली किन वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उनका नाम है थर्मल वेलोसिटी, और वो वेरी हाई वेलोसिटीज होती हैं। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखें और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे गया, टकराया, यहाँ चलेगा तो टकराएगा ना, टकराया, फिर इसने अपनी डायरेक्शन बदली, हो सकता है यहाँ जाके फिर टकरा गया, फिर डायरेक्शन बदली, यहाँ जाके फिर टकरा गया, यहाँ गया फिर टकरा गया, यहाँ गया फिर टकरा गया, यहाँ जाना चाहता था टकराने के बाद। ठीक है, अब ये यहाँ जाना चाहता था टकराने के बाद, लेकिन मैंने यहाँ लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? ये मोशन चल रहा था इसका कंडक्टर में, मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही बैटरी से पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब ये एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो देखिए, जाना कहाँ चाहता था टकराने के बाद? यहाँ पर, लेकिन मैंने मान लो यहाँ पर बना दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये जाना चाहता था ऐसे सीधा, लेकिन ये अपने पाथ से डिविएट करके, अपने पाथ से डिविएट करके ऐसे निकल जाएगा। ये जो इसने अपने पाथ से डिविएशन शो किया, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। आपने मूवीज में देखा है, गाड़ियां सीधे ना चलने की बजाय उनको टेढ़ा करके, उनको थोड़ा टिल्ट करके फिर रोड्स पे चलाया जाता है, उसको ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर भी वही चीज हुई, ये जाने कहाँ चाहता था इलेक्ट्रॉन सामने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाता है, जस्ट अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, अपने पाथ से ड्रिफ्ट कर जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट के बाद मुझे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मोशन के और इस इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये ड्रिफ्ट होता है, और कल हम इस ड्रिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, करंट रैंडमली फ्री चार्जेस मूव कर रहे थे, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहां से घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आएगा ना। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आने में जो ये बीच में ड्रिफ्ट हुआ, इस ड्रिफ्ट की स्टडी की जाएगी कल। फटाफट बताओ, ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? फास्ट टेल मी। यस यस, बताइए सभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वंश, साक्षी, हर्ष, विपुल, प्रियंका, पलक, कुसुम, महक। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब वो बच्चे हैंड रेज कर दो जिनको कोई डाउट है। ओनली दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स। यस, पार्थ, पार्थ मारो। तरुण, कोई डाउट नहीं है? यस यस, बताइए बेटा, किसको कौन सा, किसको कोई डाउट है? कल हम इस ड्रिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि ये ड्रिफ्ट जो है, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट हुआ है यहाँ पर, इस ड्रिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। यस, कुमकुम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जो आपने बोला था ना आप नोट्स भेज दोगे, तो कब भेजोगे?
अच्छा हाँ चलो देखो आज मिल जाएंगे नोट्स बेटा। अभी तक इससे पहले एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं हुआ था, अब 2-3 पेज हो चुके हैं तो 2-3 पेज एक साथ भेजूंगा तो अच्छा रहेगा ना, आधा आधा पेज करके क्या भेजूंगा। क्लियर है? अब आज भेज देता हूँ इसके नोट्स, तो आपके पास 2-3 पेज होंगे एक साथ लिखना। यस सर। ओके चलिए, एनी अदर डाउट्स? यस पूजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रही थी सर, ये इसके आप नोट्स भेज दोगे तो सर आपने मतलब वो जो पहले मीनार से करा रहे हो वो मीनार सर की कॉपी में करना है या फिर आप वाली में? भाई आप तो ऐसा करिए, जब स्कूल खुलेंगे, जब जब कभी भी स्कूल खुलेंगे तो सारी चीजें दोबारा होनी ही है, ठीक है, लेकिन तब उतनी स्पीड से नहीं होंगी जितनी स्पीड से अभी हो रही है। अभी बहुत स्लो अपन एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे आप ये मत सोचना कि तब हम सारी चीज करेंगे। हमारी जो कॉपीज हैं, ये जो चैप्टर है, आपको जो फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, जो मैं बनवा रहा था उसके अंदर आप इसको करते चलिए, ठीक है, जो मैं नोट्स भेजूंगा उसके अंदर करते चलना, आपको सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं सर, जो मतलब आपने पहले ही करवाई थी ना चैप्टर। वो चैप्टर तो अभी मीनार सर करवा रहे हैं ना बेटा। हाँ तो वो मीनार सर की कॉपी में करना है या फिर आप वाली में करना है? ये तो बहुत बड़ा, अब जब जो जो चैप्टर चल रहा होता है उसको जहां चैप्टर चल रहा होता है वहां करते हैं कि अलग अलग कॉपीज पे करते हैं। फॉर वही तो एग्जाम्पल मैं आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अगर कर रहे हो, सुनो, इफ यू आर हाँ डूइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर इन वन कॉपी, तो कोई भी टीचर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसी कॉपी में करोगे ना जहां पर पहले से है। तो अभी तक जो मतलब